बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 21 का लेज़र। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो हमारे पास यानी लाइट जो है वो उसकी एम्प्लीफिकेशन होती है बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब ये स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन क्या चीज़ है, इसको हम नेक्स्ट फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारे पास लेज़र जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करती है नैरो बीम ऑफ लाइट। ठीक है, आप हमने बचपन में लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया होगा। तो हम देखते हैं कि जो लेज़र लाइट होती है ना वो बहुत ही नैरो बीम ऑफ लाइट होती है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट इज़ मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें जितने भी फोटॉन्स होते हैं ना उनकी सबकी वेवलेंथ जो है वो सेम होती है। ठीक है, और इट इज़ फेज़ कोहेरेंट। फेज़ कोहेरेंट का मतलब है इसमें जो फेज़ डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं इसकी वेवलेंथ सेम है, मतलब सबकी वेवलेंथ तमाम जितने भी फोटॉन्स हैं उन सब की वेवलेंथ सेम है, तो उनका जो फेज़ डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल ये एक फोटोन है और एक ये फोटोन है, तो अब हम इसका फेज़ डिफरेंस यानी अगर एंगल देखें तो 0, 90, 180, तो इनका डिफरेंस अगर लें तो 0 माइनस 0 0, 90 माइनस 90 0, 180 माइनस 180 0। मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ीरो ही रहे, लेकिन इसमें जो फेज़ डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट रहता है। और थर्ड है इट इज़ यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं। ठीक है, ये इधर उधर, जैसे हम सोलर बल्ब की बात करें तो उसमें अगर वो ऑन हो तो उसकी जो लाइट है वो स्कैटर्ड लाइट होती है। ठीक है, वो फैल जाती है, लेकिन जो लेज़र लाइट होती है ना वो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करती है। तो लेज़र एक्शन को प्रोड्यूस करवाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो देख लेते हैं। हमारे पास एक पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है, सेकंड है एग्जिस्टिंग ऑफ मेटास्टेबल स्टेट, थर्ड स्टिमुलेटेड इमिशन, और फोर्थ है रेजोनेटर और रिफ्लेक्टिंग मिरर्स। अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। इंड्यूस्ड ऑब्जर्प्शन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स हैं, एक E1 है और एक हमारे पास E2 है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मौजूद है E1 में। ठीक है, E1 में इलेक्ट्रॉन मौजूद है यानी ग्राउंड स्टेट पे मौजूद है। हमने क्या करना है, हमने कोई फोटोन देना है, उसको एनर्जी देनी है। तो हमने एक फोटोन जिसकी एनर्जी हमारे पास HF है। ठीक है, ये हमने फोटोन अप्लाई किया उस इलेक्ट्रॉन को जो कि ग्राउंड स्टेट पे था। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और वो जंप कर गया एक्साइटेड स्टेट यानी E2 की स्टेट में चला गया। अब ये क्या हुआ, ये हमारे पास हुई है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, यानी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और ख़ुद वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड में हमारे पास है स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है एक्साइटेड स्टेट में, अब वो सारे हमेशा के लिए एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, उसने अपनी ग्राउंड स्टेट में तो वापस आना ही है, लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो वो एक रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, जितनी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की है, फॉर एग्जांपल हमने HF उसको एनर्जी दी थी, तो जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो HF एनर्जी की रेडिएशन ही इमिट करेगा। तो ये हमारे पास होती है स्पॉन्टेनियस इमिशन। थर्ड वन है हमारे पास इंड्यूस्ड इमिशन। अब इंड्यूस्ड इमिशन क्या होता है, अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हायर स्टेट पे है। ठीक है, मतलब ये है कि वो E2 पे एनर्जी हायर स्टेट है, एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट में है। इससे पहले कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आए, हम एक और फोटोन उसको देते हैं ऑफ एनर्जी HF। ठीक है, यानी अपनी ग्राउंड स्टेट में आने से पहले ही हम उसको एक और फोटोन उसके ऊपर इमिट करवा देते हैं। जैसे ही हम अपना एक फोटोन उसकी तरफ भेजते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, और ये जो फोटोन हमने दिया होता है ये दोनों मिलके दो फोटोन रिलीज़ करते हैं। यानी इस केस में इंड्यूस्ड इमिशन के केस में हमारे पास दो फोटोन इमिट होते हैं। ठीक है, अब ये जो दो फोटोन है यही हमारे पास बेसिकली जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है लेज़र लाइट का, यानी ये दो फोटोन मिलते हैं और इनकी अब देखें तो इनका जो फेज़ डिफरेंस है वो भी सेम है, इनकी वेवलेंथ भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो बेसिकली वेव जो लेज़र लाइट होता है उसमें यही फिनोमेना हो रहा होता है कि हम एक और जो फोटोन देते हैं वो क्या करता है उसके साथ जाके टकराता नहीं है। ठीक है, उसके पास तो अपनी एनर्जी काफ़ी होती है, तो वो अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आते वक्त अपना एक रेडिएशन इमिट कर देता है। एक तो वो रेडिएशन इमिट होगी और दूसरी वो जो हमने अब फोटोन दिया था ना, प्रोवाइड किया था, वो एनर्जी भी रेडिएशन की फॉर्म में इमिट हो जाती है। तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास दो फोटोन इमिट होते हैं। तो ये हमारे पास फिनोमेना था इंड्यूस्ड इमिशन का।
नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है मेटास्टेबल स्टेट। अब मेटास्टेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसका स्टेट टाइम, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो स्टेट टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जब हाई एनर्जी लेवल पे जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका जो स्टेट टाइम है अगर तो कम है, ठीक है, तो वो हम उसको कह देते हैं ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस इमिशन हो गई है, ठीक है, फ़ौरन अपना बगैर किसी फोर्स के वो अपनी ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाता है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसी होती है जहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का जो स्टेट टाइम है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, वो हमारे पास अभी मेटास्टेबल स्टेट पे हमारे पास जो स्टेट टाइम है वो 10⁻³ होता है। और जो अगर नॉर्मल बात की जाए तो वो हमारे पास 10⁻8 होता है, ठीक है। तो 10⁻8 हमारे पास कम है, ये फ़ौरन से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। लेकिन मेटास्टेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो स्टेट टाइम है ना वो 10⁻³ यानी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यानी 10⁻³ होगा, तो इस ऐसी स्टेट को हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। इसमें हमारे पास जो इंड्यूस्ड इमिशन होती है ना ये हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे पास एटम जो है अभी वापस नहीं आया होता, ग्राउंड स्टेट पे वापस नहीं आया होता, यानी इसका जो स्टेट टाइम है यहाँ पे 10⁻³ है, ठीक है, अभी ये वापस नहीं आया होता कि हम क्या करते हैं एक और फोटोन देते हैं और जो नीचे वाले अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो भी दोबारा से ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। और इंड्यूस्ड इमिशन में हमारे इंड्यूस्ड जो इमिशन होती है ना वो हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में होती है। अब यहीं से हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन का। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है, अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें तो नॉर्मल स्टेट में हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है ना, यानी ये जो हमारे पास E1 है इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और जो E2 है यानी जो हायर स्टेट है इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यानी बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। लेकिन ये बात हो रही है नॉर्मल पॉपुलेशन की, ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन की। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारे पास ये होती है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना E2 में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू E1, यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा मौजूद होते हैं। अब ये कैसे होता है, हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा मेटास्टेबल स्टेट का। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना इन सब का जो टाइम पीरियड है वो है 10⁻³ यानी ये अभी एक्साइटेड स्टेट में ही होते हैं कि नीचे वाले इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट होके ऊपर चले जाते हैं। जैसे ही हम कोई फोटोन इसको प्रोवाइड करते हैं तो नीचे अभी ये नीचे नहीं आए होते, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस नहीं आए होते कि नीचे वाले इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होके ऊपर चले जाते हैं हाई एनर्जी स्टेट में, यानी E2 में चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसाइड कर जाते हैं E2 स्टेट में। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब हम इसको एक और एक्सप्लेनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास हमने एनर्जी लेवल्स बनाए हुए हैं। ये हमारे पास E1 है ग्राउंड स्टेट यानी, ठीक है, और ये E2 और ये E3। अब ये जो E2 है ये हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट है, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका रिजाइडिंग टाइम 10⁻³ यानी काफ़ी टाइम के लिए यहाँ पे रिजाइड करते हैं। और जो E3 है ये हमारे पास शॉर्ट टाइम है, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड एक्साइटिंग टाइम है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो फ़ौरन से इमिट हो जाएंगे, मतलब रेडिएशन इमिट करके अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस इमिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, हमने उसको फोटोन प्रोवाइड किया, ठीक है, कोई हमने उसको एनर्जी दी, यानी HF हमारे पास था, उसको एनर्जी दी, हमने कोई भी फोटोन प्रोवाइड किया, तो ये सारे क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में आ गए। एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास उसका जो रिजाइडिंग टाइम था बहुत कम था, 10⁻⁸। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ से उन्होंने फोटोन इमिट किया, ठीक है। अब फोटोन इमिट करेंगे HF, ठीक है, HF हमारे पास हो जाएगा E3 - E2, यानी जितनी एनर्जी इसने यहाँ से एब्जॉर्ब की थी ना इस पॉइंट से, उतनी ही एनर्जी का यहाँ पे फोटोन जो है वो क्या होगा, रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फोटोन रिलीज़ होता है वो हमारे पास लेज़र एक्शन के लिए यूज़ नहीं होता, ये जस्ट हीटअप वगैरह के लिए होता है। अब यहाँ से जो ये जो हमारे पास E3 एनर्जी लेवल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट करके आ जाएंगे E2 स्टेट में, यानी मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएंगे, इस स्टेट में। अब जब वो मेटास्टेबल में आ जाएंगे, अब मेटास्टेबल स्टेट का हमें पता है कि यहाँ पे जो इसका रिजाइडिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, 10⁻³ है, तो यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। अभी ये यहाँ से ग्राउंड स्टेट में नहीं पहुँचे होंगे कि यहाँ से जो बाकी इलेक्ट्रॉन है ना वो भी एक्साइट होकर जाके ना दोबारा से इस जगह पे पहुँच जाएंगे, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो आहिस्ता आहिस्ता अभी ये अपनी जगह पे ही होंगे, यानी अपनी एक्साइटेड स्टेट में ही होंगे, मेटास्टेबल स्टेट में होंगे, ग्राउंड स्टेट में अभी नहीं आए। लेकिन यहाँ से नीचे से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जाते जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे रिजाइड कर जाते हैं
इस मेटास्टेबल स्टेट में। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना हो रहा है, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अब हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई है, ठीक है, सारे एक्साइट करके मेटास्टेबल स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है एज कम्पेयर टू मेटास्टेबल स्टेट, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं मेटास्टेबल स्टेट में, हम क्या करते हैं, हम उनको इनपुट देते हैं। अब इनपुट हमारे पास क्या होगी, इनपुट हम फोटोन देंगे, ठीक है। फोटोन क्या करेंगे, जब हम इसके ऊपर कोई भी फोटोन देंगे, फोटोन हमने उस एनर्जी का देने, हमारे पास E2 और E1 में है, तो HF हमारे पास हो जाएगा E2 माइनस E1। हमने इस एनर्जी का फोटोन इन इलेक्ट्रॉन्स को देना है। जैसे ही हम इसको इनपुट देंगे ना किसी भी फोटोन की, ये क्या करेंगे, ये हमारे पास रेडिएशंस इमिट करेंगे, ये चारों पांचों जितने भी फोटोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, ये रेडिएशन इमिट करेंगे और ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो चारों फोटोन्स हैं, ठीक है, इन्होंने चारों फोटोन्स हैं, इनकी वेवलेंथ, इनका फेज डिफरेंस और इनकी डायरेक्शन सेम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी जो ये जो यहाँ मेटास्टेबल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बीम्स इमिट करते हैं ना, ये लेज़र एक्शन प्रोड्यूस करवाती हैं। क्योंकि हमने कहा है कि हमारे पास जो लेज़र एक्शन है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बस की बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फोटोन्स को इमिट करते हैं और वो उन सब का जो फेज डिफरेंस, वेवलेंथ और जो डायरेक्शन है वो सेम होती है, तब जाके हमारे पास लेज़र एक्शन प्रोड्यूस होता है। सो ये हमारे पास बेसिकली फिनोमेना होता है लेज़र एक्शन का। इसमें हमने सारे प्रोसेस पढ़ लिए, ग्राउंड स्टेट से जंप किया उन्होंने एक्साइटेड स्टेट में E3 में, ठीक है, वहाँ पे से स्पॉन्टेनियस इमिशन हुई है, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा। स्पॉन्टेनियस इमिशन के रिजल्ट में वो क्या हुआ, वो मेटास्टेबल स्टेट में आ गए। मेटास्टेबल स्टेट में आए मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, क्योंकि वहाँ पर उनका रिजाइडिंग टाइम ज़्यादा था और नीचे से इलेक्ट्रॉन और आ रहे थे। यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन का फिनोमेना हुआ और यहाँ से जब हमने इसको इनपुट दी किसी भी फोटोन की, हमें इसको ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए एक ही फोटोन काफ़ी होता है, ठीक है। तो हमने एक फोटोन दिया जिसकी एनर्जी थी E2 माइनस E1। तो जैसे ही हमने उसको फोटोन दिया, ये सारे इन्होंने क्या किया, फोटोन इमिट किए सब ने और ग्राउंड स्टेट में वापस आ गए। तो ये हमारे पास हुई है इंड्यूस्ड इमिशन, जिसका प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। मेटास्टेबल स्टेट में जो इमिशन हो रही होती है वो इंड्यूस्ड इमिशन होती है। अभी हमने जितना भी प्रोसेस पढ़ा ये हवा में नहीं हो रहा होता है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्यूब होती है, उसमें ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अब ये जो हमारे पास ट्यूब नज़र आ रही है, इस किस्म की एक ट्यूब होती है जिसके एक साइड होता है पार्शियल सिल्वर मिरर होता है और जो दूसरा होता है वो कम्प्लीटली सिल्वर होता है। यानी एक साइड से पार्शली वो रिफ्लेक्शन हो रही होती है और जो दूसरा साइड है ये जो कम्प्लीटली सिल्वर, ये हमारे पास टोटली रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से जो मेटास्टेबल स्टेट में हमने पीछे सारा कहानी पढ़ी है, मेटास्टेबल स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यानी इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो फोटोन इमिट होंगे। अब वो जो फोटोन इमिट हो रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल ये दो फोटोन इमिट हो रहे हैं, ये जाते हैं इस मिरर के पास, यानी जो पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर होते हैं। अब इसमें क्या हो, पार्शली रिफ्लेक्टेड है मतलब एक फोटोन पास हो जाएगा जबकि एक जो है वो वापस चला जाएगा। अब ये जो फोटोन वापस हुए हैं ना, ये जाते जैसे अब बैक हो रहे हैं ना, तो रास्ते में इसके जितने भी फोटोन आएंगे उनके साथ टकराएगा, ठीक है, उनके साथ टकराएगा तो क्या होगा कि जब ये इसके साथ टकराएगा तो वापसी पे फॉर एग्जांपल ये एक के साथ टकराया और इसको भी अपने साथ लेके, अब ये जो दोनों जा रहे हैं ये इस मिरर के साथ टकराएंगे और दोबारा से बैक हो जाएंगे, ठीक है, ये बैक हो जाएंगे। फिर ये वही फिनोमेना, इनके रास्ते में जितने भी फोटोन होंगे उन सब के साथ टकराएंगे और एक यानी ये एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इसी तरह ये एक मल्टीप्लिकेशन का एक फिनोमेना इस ट्यूब के अंदर हो रहा होता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा फोटोन एट अ टाइम इमिट हो रहे होते हैं, ठीक है, इस मिरर के ज़रिए, और यहाँ से फिर हमारे पास लेज़र एक्शन परफॉर्म होता है। और जो हमारे पास फोटोन इमिट होते हैं जो कि लेज़र एक्शन परफॉर्म करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और कोहेरेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी पहले प्रॉपर्टीज़ में भी देखा तो ये मोनोक्रोमेटिक होते हैं, कोहेरेंट होते हैं, इनकी वेवलेंथ, इनका फेज डिफरेंस, इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास बेसिकली फिनोमेना होता है लेज़र एक्शन को प्रोड्यूस करवाने का। नेक्स्ट हमारे पास है हीलियम नियॉन लेज़र। इसका भी जो हमारे पास एक्शन होता है वो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं फिनोमेना लेज़र एक्शन का, बिल्कुल वैसा ही होता है। इसमें क्या कहते हैं, ये हमारे पास फिजिकल लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होता है, ये हमारे पास कॉमन टाइप ऑफ लेज़र है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, उसमें हम हीलियम और नियॉन गैस इन दोनों को फिल कर देते हैं। अब हम हीलियम और नियॉन ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास इन दोनों का जो इनकी मेटास्टेबल स्टेट होती है ना वो तकरीबन सेम होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हीलियम है उसकी मेटास्टेबल स्टेट है 20.61 और जो हमारे पास नियॉन है उसकी होती है 20.66, यानी बहुत माइनर डिफरेंस होता है इनमें। और इसमें हमारे पास जो लेज़र एक्शन प्रोड्यूस होता है ना वो नियॉन की
कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। नियॉन से हमारे पास स्टिमुलेटेड जो इमिशन होती है ना, उससे हमारे पास जो लेज़र एक्शन है वो प्रोड्यूस होता है। अब हम इसका प्रोसेस देखें तो हमारे पास हमने यहाँ पे ये हीलियम है, ठीक है, यहाँ पे हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हमने कोई भी फोटोन दिया, ठीक है। जब हम फोटोन देंगे तो क्या होगा, ये एक्साइट कर जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आ गए, अब उनकी जो एनर्जी है वो है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये तो हमारे पास हीलियम की है। अब हम बात करें नियॉन की, तो नियॉन को एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 20.66 वाट, जबकि ये कितनी है 20.61। अब ये मतलब कम है, इनका डिफरेंस फाइंड करें तो हमारे पास आता है 0.05 आई थिंक। तो ये मतलब इतना डिफरेंस आता है इन दोनों के एनर्जी लेवल में। तो क्या होता है, ये जो हमारे पास हीलियम है ना, ये टकराता है नियॉन के साथ। तो जब ये टकराता है, कोलाइड करता है, तो उस केस में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, और वो जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, वो हमारे पास होती है 0.055 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो मतलब ये है कि इतनी एनर्जी होती है कि जो नियॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो एक्साइट कर जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट में। हीलियम के टकराने की वजह से हमारे पास जो हीलियम जो अपनी एनर्जी शिफ्ट कर देता है नियॉन को 20.61 ये दे देता है, और बाकी जो कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो टोटल बन जाती है 20.66। तो जब ये एनर्जी अचीव होती है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नियॉन के, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट कर जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट तक। अब नियॉन के हमारे पास दो स्टेट्स होती हैं, हायर स्टेट्स होती हैं, एक तो 20.66 होती है और दूसरी होती है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो है ये हमारे पास नियॉन के एक्साइटेड स्टेट में चले गए, यानी ये मेटास्टेबल स्टेट है, ठीक है। मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच गए इलेक्ट्रॉन। अब मेटास्टेबल स्टेट में हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल स्टेट में होते हैं तो उनको ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए हमें एक फोटोन देना पड़ता है, स्टिमुलेटेड इमिशन करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टिमुलेटेड इमिशन कर दे, यानी खुद ब खुद ही इमिशन कर दे। जब ये इमिशन करेगा तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, फोटोन प्रोड्यूस होगा, रेडिएशन तो इमिट होगी ना जब ये इमिशन करेगा। अब ये जो फोटोन प्रोड्यूस होगा ना, ये फिर एज ए रिज़ल्ट इन सब इलेक्ट्रॉन्स की स्टिमुलेटेड इमिशन करवा देगा। तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या होगा, फोटोन्स रिलीज़ होंगे ज़्यादा से, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मेटास्टेबल स्टेट में हैं वो सारे मिलकर क्या करेंगे, फोटोन रिलीज़ करेंगे, इमिट करेंगे, और वो यहाँ से फिर लेज़र एक्शन जो है प्रोड्यूस होगा। और इसकी जो एनर्जी है वो हम फाइंड कर सकते हैं इनके डिफरेंस से, यानी 20.66 माइनस कर देंगे 18.70, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आई थिंक 1.96। तो जो हमारे पास फोटोन इमिट होंगे ना, उनकी जो एनर्जी है वो इतनी होगी। अब हमें एनर्जी तो पता चल गई, यानी जो फोटोन इमिट हो रहे हैं उसकी जो एनर्जी है 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेवलेंथ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वो आती है 632.8 नैनोमीटर, 632.8 नैनोमीटर, और ये हमारे पास होती है रेड लाइट की, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एज ए रिज़ल्ट हीलियम नियॉन लेज़र से जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो रेड कलर की होती है, क्योंकि ये वेवलेंथ रेड लाइट की ही है। सो ये हमारे पास होल प्रोसेस था हीलियम नियॉन लेज़र का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूज़ ऑफ लेज़र इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, यानी हम यूजेस देख लेते हैं इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले ये हमारे पास यूज़ होता है इन वेल्डिंग डिटैच रेटिना, यानी हम आई सर्जरी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोकलाइज्ड एरिया पे किसी भी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी मेडिकल में अगर हम बात करें तो कोई भी अगर डैमेज टिश्यू है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कैंसरस सेल वगैरह को और एबनॉर्मल सेल को ख़त्म करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये सील ऑफ कैपिलरीज़ में इस्तेमाल होता है। मतलब ये है कि हमारे पास कोई कैपिलरी होती है या फिर कोई वेसल होती है जिसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है और उसकी वजह से डिसीज़ के स्प्रेड होने का ख़दशा होता है, तो उसको सील करने के लिए कैपिलरी को या फिर वेसल को सील करने के लिए भी लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ये हमारे पास, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो लेज़र लाइट होती है काफ़ी इंटेंस होती है, तो ये वेल्डिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होती है मशीन्स में, और इसके अलावा होल्स बनाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी इंटेंस होती है तो ड्रिलिंग वगैरह में भी ना यूज़ होती है। और इसके अलावा ये जो फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, अब फ्यूजन रिएक्शन के लिए हमें काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, और हमें पता है जो हमारे पास लेज़र लाइट है उसकी एनर्जी भी काफ़ी हाई होती है, तो लेज़र लाइट को हम फ्यूजन रिएक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मज़ीद ये टेलीकम्युनिकेशन में अलॉन्ग द ऑप्टिकल फाइबर में भी इस्तेमाल होते हैं,
और हमारे पास लास्ट पे जो एक प्रोसेस है, एक होलोग्राफी। होलोग्राफी हमारे पास होता है कि हम किसी भी एयर में, यानी एयर में हमने कोई पिक्चर ड्रा करनी हो, कोई 3D इमेज बनानी हो, तो उसके लिए भी हम लेज़र लाइट को इस्तेमाल करके पिक्चर ड्रा कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेज़र एक्शन। सो आज हमने लेज़र लाइट के मुतालिक कम्प्लीटली डिटेल से पढ़ा, लेज़र लाइट के सारा प्रोसेस, उसके बाद हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में पढ़ता, और लास्ट में हमने उसके यूजेस भी देख लिए। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और यहाँ पे हमारा चैप्टर 21 भी ख़त्म होता है। सो इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।